लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया। दिल्ली में सरकार बन गई। मैं एक फैमिली फंक्शन में उन युवाओं की बातें सुन रहा था जो भीड़ जुटाते हैं, जो किसी रैली को सफल बनाते हैं, रोड शो को सफल बनाते हैं, किसी प्रत्याशी के पक्ष विपक्ष में माहौल बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मैं उनकी बातें गौर से सुन रहा था। वे ऐसे दल के नेता और कार्यकर्ता थे जिसके प्रत्याशी बिहार में सर्वाधिक मतों से जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन प्रत्याशी के बारे में उन युवा कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं सुनकर मैं दंग रह गया। मैं अगर आपको उन बातों को सुनाऊं तो आप कहेंगे कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्यक्रम पेश करने चला हूं। उन युवा कार्यकर्ताओं की टोली में एक नेता भी थे जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, शोकॉज पूछा गया है, हंसी मजाक का माहौल था। उस युवा नेता ने छूटते हुए पूछा कि क्या दल की सदस्यता चली जाने से मेरी सैलरी रुक जाएगी? अरे सदस्यता में क्या रखा है? आज अपने मोबाइल में नया सिम डालूंगा और एक मिस्ड कॉल करके सदस्य बन जाऊंगा। लेकिन ऐसी सदस्यता में क्या रखा हुआ? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं विश्व में सर्वाधिक कैडर वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की बात कर रहा हूं। भाजपा दावा करती है कि कैडरों की संख्या के आधार पर वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वही मिस्ड कॉल वाली पार्टी है, वही मिस्ड कॉल वाले कैडर। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है, अब उन पर संगठन नहीं, मंत्रालय का दायित्व होगा। अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा यह सिर्फ दो नेताओं को पता है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह को। आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पता होगा। बिल्कुल नहीं। भगवान को भी पता नहीं होगा कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दिल्ली के लुटियंस जोन में अध्यक्ष पद के संभावित नामों को लेकर अटकलबाजी शुरू हो चुकी है। जिला मुख्यालयों से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक चर्चा चल रही है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। अलग अलग मापदंडों के तराजू पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को तौला जा रहा है। संगठन कौशल, अनुभव, पहचान और जातीय पृष्ठभूमि जैसी योग्यताएं अपनी जगह पर हैं। सबसे बड़ी और अनिवार्य योग्यता होगी अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति बन पाएगा जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विश्वास पात्र होगा, भरोसेमंद होगा। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह खबर उन लाखों दर्शकों तक पहुंच पाए जो अब तक जनता चौक लाइव नहीं देख पा रहे हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि खबर रोचक होगी, रोमांचक होगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा के अंतःपुर की दीवारों से कई सवाल टकरा रहे हैं। अध्यक्ष के चयन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना चलेगा? मोहन भागवत का कितना चलेगा? संघ की राय ली जाएगी या संघ के पदाधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा कि अब भाजपा के अध्यक्ष मिस्टर फलाने होंगे? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित होगा या राजपूत? अध्यक्ष का चयन करते समय नई पीढ़ी की ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी या पुरानी पीढ़ी के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी? धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि राज्य के मुख्यालयों से लेकर दिल्ली तक भाजपा में बड़े कद वाले नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई पर्सनालिटी नजर नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कद्दावर नेताओं के पर कतर डाले। रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता हाशिए पर हैं। यशवंत सिन्हा के संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खतरे की तलवार लटक रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की विश्वास पात्र नहीं है। भाजपा अब वह पार्टी नहीं रही जिसमें किसी नेता का कद बढ़ जाता था।
अब इस पार्टी में कद छोटा कर दिया जाता है। जी हाँ, गधा को घोड़ा बनाया जाता है और घोड़ा को गधा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में अध्यक्ष पद के लिए नामों का, चेहरों का बिल्कुल अभाव है। बहुत सारे नाम हैं। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष ओम बिरला का नाम चल रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का नाम चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम चल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है और बहुत सारे नाम हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं बताऊंगा कि अनुराग ठाकुर का नाम अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, और अनुराग ठाकुर की दावेदारी अगर कमज़ोर पड़ रही है तो किन कारणों से कमज़ोर पड़ रही है। ओम बिरला का नाम चल रहा है तो किन खूबियों की वजह से, और ओम बिरला अगर नहीं बन पाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो किस वजह से। सुनील बंसल का नाम क्यों ऊपर चल रहा है और सुनील बंसल की दावेदारी कहां पर कमज़ोर पड़ रही है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का निजी मामला है। चूँकि भाजपा में जहां मिस्ड कॉल से सदस्य बनाए जाते हैं, वहां सक्रिय सदस्य बनाने, वहां मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर संगठनात्मक चुनाव कराने और प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक चुनाव कराने या राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक चुनाव कराने की परंपरा ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। कोई योग्य सक्षम उम्मीदवार, दावेदार अपने मन से उम्मीदवारी का पर्चा नहीं भर सकता है। मैं यूँ कहूँ कि हिमाकत नहीं कर सकता है। मैं आऊँगा सारे नामों पर। पहले मैं उन दो नामों की चर्चा कर लेता हूँ जिन्हें किसी कीमत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत क्या क्या है, मैं संक्षेप में जानकारी देता हूँ। सबसे पहला नाम मैं लूँगा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का। अगर बिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के विकास और विस्तार की बात आती है तो उसमें रविशंकर प्रसाद के परिवार का नाम आता है। पहले पटना हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता रहे। कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद प्रखर वक्ता हैं। ये 2000 से 2019 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2019 और 2024 में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद निर्वाचित हुए हैं। सबसे पहले इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री, कानून और न्याय राज्य मंत्री बनाया गया था। ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए। लेकिन बाद में वजह चाहे जो हो, रविशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास खो बैठे। ये वो दिन थे जब ट्विटर कंपनी का भारत सरकार से विवाद चल रहा था और रविशंकर प्रसाद उसमें सख्ती बरत रहे थे। मैं जानता हूं कि रविशंकर प्रसाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मैंने उनके नाम की चर्चा इसलिए की ताकि कोई यह नहीं कहे कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरों का अकाल है। जिन दो नामों की चर्चा मैं कर रहा हूं, उनके नाम लेना इसलिए भी जरूरी है कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कई ऐसे नाम सुर्खियों में हैं जो अनुभव में, संसदीय जीवन में, प्रखरता में रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। तो राजीव प्रताप रूडी पायलट हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रखर वक्ता हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नहीं हैं, अमित शाह के भरोसेमंद नहीं हैं। रविशंकर प्रसाद की तरह ये भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे। नरेंद्र मोदी की सरकार में ये कौशल विकास राज्य मंत्री रहे। राजीव प्रताप रूडी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। मात्र 26 वर्ष की उम्र में वर्ष 1990 में छपरा जिले से जब राजीव प्रताप रूडी विधायक निर्वाचित हुए तो राजनीति में सुर्खियों में आ गए। ये नागरिक उड्डयन विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी संभाल चुके हैं। 1996 से अब तक लगातार सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को पराजित किया, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को, उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य को और लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका यादव को भी बारी बारी से पराजित किया। राजीव प्रताप रूडी राज्यसभा के भी सदस्य रहे। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता और गोवा के प्रभारी भी रहे। तो ये दो नाम थे जिन्हें अध्यक्ष बनाए जाने की कहीं से कोई चर्चा नहीं है
और मेरी तरह आप भी कंफर्म होंगे कि नरेंद्र मोदी इन्हें कदापि अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। अब मैं बारी बारी से उन नामों की चर्चा कर लेता हूं जिनके नामों की अटकलबाजी चल रही है, लेकिन मैं यह दावा नहीं करने जा रहा हूं कि मैं जिनके नाम लेने जा रहा हूं उनमें से कोई एक अध्यक्ष बन ही जाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मैं सबसे पहला नाम लेता हूं अनुराग ठाकुर का। मुश्किल से 49 या 50 वर्ष के हैं। वर्ष 1974 में इनका जन्म हुआ है। ये केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस बार इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर की योग्यता, उनके अनुभव और उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल संगठन में करने जा रहे हैं। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है, तो अनुराग ठाकुर का भी नाम सुर्खियों में है। ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। अनुराग ठाकुर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अनुराग ठाकुर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्र हैं। इनके पास अनुभव है, लेकिन इनकी उम्र कम बताई जा रही है। प्रेम कुमार धूमल का पुत्र होने की वजह से अनुराग ठाकुर बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू किए। ये युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को बहुत करीब से देखते रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक योग्यता नहीं है, लेकिन हाँ, ये देखने में कम उम्र के लगते हैं। तो सवाल उठता है कि भाजपा के बड़े नेता, कद्दावर नेता जो उम्र में उनसे बड़े हैं, वे अनुराग ठाकुर की टीम में उपाध्यक्ष या महामंत्री के रूप में कैसे काम करेंगे, कैसे सहज होकर काम करेंगे, अनुराग ठाकुर उन्हें कैसे निर्देशित कर सकेंगे। यह बात थोड़ी असहज लगती है, लेकिन मोदी और शाह चाहेंगे तो अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो क्या अनुराग ठाकुर अपनी टीम में नए लोगों को महामंत्री बनाएंगे, नए लोगों को उपाध्यक्ष बनाएंगे? क्या पुराने और अनुभवी लोग, 50 साल से ऊपर के लोग, 55 वर्ष के लोग, 60, 70, 75 वर्ष के लोग अब हाशिए पर रहेंगे? उनके लिए भाजपा की राष्ट्रीय टीम में, राष्ट्रीय पदाधिकारी मंडल में कोई जगह नहीं होगी? क्या संगठन में बड़े लोग, अनुभवी लोग, मुख्य धारा के लोग दरकिनार हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे? तो अनुराग ठाकुर मोदी शाह के विश्वास पात्र भी हैं, संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं, लेकिन अगर वे अध्यक्ष नहीं बनाए जाते हैं तो उनकी उम्र ही वजह होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय महामंत्री या उपाध्यक्ष का दायित्व दिया जाए। अनुराग ठाकुर की ऊर्जा, योग्यता और अनुभव का उपयोग आगामी विधानसभा चुनावों में किया जा सकता है। दूसरा नाम है ओम बिरला का। ओम बिरला पिछली लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि नई लोकसभा में अभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। कई मंत्रियों को विभागों के साथ रिपीट किया गया है मोदी मंत्रिमंडल में, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि ओम बिरला को भी एक बार फिर से लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन एक अटकलबाजी यह भी चल रही है कि ओम बिरला का कद अब इतना बड़ा हो गया है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ओम बिरला राजस्थान से आते हैं। ओम बिरला ओबीसी समाज से आते हैं और कहा जा रहा है कि उनका अध्यक्ष या महामंत्री बनना तय है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला एक बड़ी पर्सनैलिटी के रूप में उभरे हैं। कोई कह सकता है कि ओम बिरला के पास संगठन में राष्ट्रीय स्तर का कोई अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पार्टी की नीतियां अब नेता नहीं, कंपनियां तय करती हैं। चुनाव लड़ाने वाली कंपनियां नीतियां तय करती है, कार्य योजना तय करती है। अब स्थिति यह है कि कोई राजनेता किस कलर का कुर्ता और किस कलर की बंडी पहनकर रोड शो करेंगे, यह भी कंपनियां तय करती हैं। कंपनियों द्वारा तैयार रणनीति के तहत ही पार्टियां अलग अलग राज्यों में संगठन को सक्रिय करती हैं। संगठन की सारी रणनीति कंपनियां जब तय कर रही है तो अध्यक्ष कोई रहे, अध्यक्ष का दायित्व होगा रणनीति को जमीन पर उतारना। लोकसभा अध्यक्ष होने की वजह से देश के सभी सांसदों से ओम बिरला का सीधा संबंध और सीधी पहचान रही है। वे राज्य स्तरीय मुद्दों से और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से भी वाकिफ़ हैं।
तो कोई आश्चर्य नहीं कि ओम बिरला को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लोकसभा का सफलतापूर्वक संचालन और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का किसी पार्टी का संचालन दोनों दो चीज़ है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में होता है और अमित शाह के हाथ में होता है। तीसरा नाम है राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का। सुनील बंसल भी राजस्थान से आते हैं। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री भी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सुनील बंसल आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। तो सुनील बंसल मोदी शाह के विश्वास पात्र हैं और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद इन्हें तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील बंसल उत्तर प्रदेश को देख रहे थे और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुनील बंसल की बड़ी भूमिका रही है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने में, पार्टी की नीतियों को जमीन पर उतारने में सुनील बंसल की बड़ी भूमिका रही है। मैं आपको फिर बताऊं कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय सुनील बंसल वहां संगठन महामंत्री थे और 2022 में इन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। राजनीतिक पंडितों की माने तो सुनील बंसल एक संगठनकर्ता से अधिक राजनीतिक लाइजनर के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि ये अमित शाह के बहुत बड़े विश्वास पात्र हैं, लेकिन पार्टी में किसे आगे किया जाए, किसे पीछे किया जाए, किसका कद बड़ा किया जाए, किसका कद छोटा किया जाए, इसमें सुनील बंसल का उपयोग किया जाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो तलवार लटक रही है उसके पीछे कहीं न कहीं सुनील बंसल भी हैं। तो क्या लाइजनर की छवि वाले सुनील बंसल को राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज पहनाया जाएगा? आप भी मेरे साथ इंतजार कीजिए। चूँकि प्रधानमंत्री इटली जा रहे हैं और वहाँ से लौटते ही उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया, तलाश की प्रक्रिया सघन हो जाएगी, तेज हो जाएगी। चौथा नाम है देवेंद्र फडणवीस का। ये महाराष्ट्र से आते हैं। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। ये महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्र भी हैं। हाल में जब भाजपा ने महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन किया, भाजपा के कई प्रत्याशी हार गए, तो हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की पेशकश कर दी, लेकिन अमित शाह का निर्देश हुआ कि नहीं, आप अपने पद पर बने रहेंगे। उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे? सब कुछ मोदी और शाह की इच्छा पर निर्भर करता है। देवेंद्र फडणवीस का आरएसएस से घनिष्ठ संबंध है और ये नागपुर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। देवेंद्र फडणवीस नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रहे। पांचवा नाम है राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का। विनोद तावड़े फिलहाल बिहार के प्रभारी हैं। विनोद तावड़े नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीब हैं, उनके विश्वास पात्र हैं। महामंत्री वे पहले से हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि विनोद तावड़े को बड़ा दायित्व दिया जाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं, तो यह भी संभव है कि जिन नामों की चर्चा चल रही है उससे उलट दक्षिण भारत से कोई ऐसा नाम लिया जाए कि राजनीतिक समीक्षक चौंक पड़े। आप जानते हैं कि भाजपा दक्षिण भारत में अपना विस्तार चाहती है, अपने पैर फैलाना चाहती है, तो उसे ध्यान में रखकर अगर दक्षिण भारत से किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कई और चुनौतियां झेल रही है भाजपा। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि अनुसूचित जाति के लोगों में भीम आर्मी के द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि सरकार संविधान को बदलना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों, गरीबों के लिए जिस संविधान का निर्माण किया था, संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए थे, नरेंद्र मोदी की सरकार उन अधिकारों को छीनना चाहती है। और भीम आर्मी के लोग इसे गांव-गांव में, अनुसूचित जाति की बस्तियों में, टोलों में, घरों में इस बात को, इस भ्रम को, इस अफवाह को फैलाने में सफल रहे। और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कई राज्यों में
भाजपा को अनुसूचित जाति के पर्याप्त वोट नहीं मिले। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या भाजपा किसी अनुसूचित जाति के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? संबित पात्रा उड़ीसा से इस बार चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। सुधांशु त्रिवेदी का भी नाम है और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का भी नाम है। ये ऐसे नाम हैं जिन्हें अध्यक्ष तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगले अध्यक्ष के कार्यकाल में इनका कद बढ़ सकता है, इनका दायित्व बढ़ सकता है। कई कोने से यह बात उठ रही है कि व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता है। संघ के स्वयंसेवकों का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है। तो क्या नरेंद्र मोदी संघ को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे? लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुंह से संघ के बारे में जो प्रतिक्रिया आई, उससे ऐसा लगता है संघ और सरकार के बीच कुछ दूरी बढ़ी है। मोहन भागवत के बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नरेंद्र मोदी इस खाई को पाटने में ये जो संघ और सरकार के बीच अविश्वास का वातावरण है, इसे दूर करने की पहल करते हैं या वे अपने ही अंदाज में सरकार चलाते हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन नामों की चर्चा मैंने की है उन्हीं में से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही रोचक और नवीनतम घटनाक्रम पर आधारित खबरें लेकर आपके बीच आता रहूँगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।